हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। 6 चैप्टर के बाद 7th चैप्टर है हमारा रिसोर्सेज। संसाधनों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछली क्लासेज में भी आपने रिसोर्सेज के बारे में रीड किया होगा, तो आज भी ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है। साधन की अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका साधन की व्याख्या कीजिए और संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। तो जीवन निर्वहन जो है प्रकृति वातावरण पर निर्भर करता है और अपनी सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का भी सहारा लेता है। तो प्राकृतिक वातावरण के सभी तत्व जो है मानव के लिए उपयोगी होते हैं, किसी न किसी रूप में अनुकूलता बनाए रखने का प्रयत्न भी करते हैं। तो इस प्रकार से नए सांस्कृतिक वातावरण को भी जन्म दिया जाता है मनुष्य के द्वारा, जिसमें उद्योग हैं, यातायात के साधन हैं, सामाजिक वातावरण है। तो ये सारे के सारा भी महत्वपूर्ण है, जिसमें मानव की आर्थिक और सामाजिक मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। वो सारे के सारे हमारे लिए क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। और साधन की अगर हम परिभाषा की बात करें तो प्रगतिशील विषय है। साधन की परिभाषा समय समय पर बदलती रहती है। साधनों की उपयोगिता मानव की बुद्धिमत्ता और तकनीक, वैज्ञानिक ज्ञान और संस्कृति विकास पर निर्भर करती है, किस तरीके से उसने विकास किया है। तो प्राचीन काल की खोजों के अकॉर्डिंग खनिज पदार्थों का ज्ञान नहीं था, तो खनिजों के मानवीय जीवन में विशेष प्रभाव भी नहीं था। आज अगर ज्ञान है तो जिसमें जल प्रपात है, कोयला है, यूरेनियम है, सभी चीज़ों से मनुष्य पहले अनभिज्ञ था, कोई ज्ञान नहीं था। बट आज धीरे धीरे सारी चीज़ों का वो प्रयोग कर रहा है, तो वो उसके लिए क्या है? अब संसाधन है। तो महत्व की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा भोजन, आवास, वस्त्र के लिए संसाधनों का महत्व मनुष्य के लिए है। काफ़ी चीज़ें मूल्यवान हैं। देश विदेश में व्यापार का भी कारण है, आर्थिक गतिविधियों का कारण है। अगर हम बात करें विषय वितरण की, संसाधनों के वर्गीकरण की, तो महत्वपूर्ण उपयोगी तत्व हम मनुष्य के लिए और मानव के लिए एक संसाधन के रूप में है और पृथ्वी पर बहुत ही प्रचारित मात्रा में पाए जाते हैं, जिसका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें जैविक और अजैविक संसाधन, समाप्य असमाप्य संसाधन, संभाव्य और विकसित संसाधन, कच्चा माल और शक्ति संसाधन, कृषि और पशुचारण संसाधन, खनिज और औद्योगिक संसाधन। तो इन सभी चीज़ों की अगर हम चर्चा करें तो जैविक संसाधन कौन से होते हैं? जिसमें जीवन पाया जाए, जिनका पूर्ण उत्पादन किया जा सकता है वो जैविक संसाधन कहलाते हैं। नवीकरण जिसका किया जा सकता है, जिससे कृषि उत्पाद हैं, उपजे हैं, वन्य जानवर हैं, पशु हैं, बकरियां हैं या घास है, तो वो सारे के सारे क्या है? जैविक संसाधन हैं। अजैविक संसाधन की अगर हम बात करें तो बायोटिक रिसोर्सेज जिसको हम कहते हैं, जिसके अंतर्गत बेजान वस्तु में जिसके अंदर जीवन नहीं पाया जाता। नवकरणीय अनवकरणीय संसाधन इसको हम कह सकते हैं, जिसका शोषित होते रहने से भंडारण समाप्त हो जाता है कई बार। जैसे लोहा है, तांबा है, चांदी है, जस्ता है, यानी जिसके अंदर जीवन नहीं है, वो सारे के सारे क्या हैं? अबायोटिक रिसोर्सेज हमारे लिए हैं। और इनका अगर अति मात्रा में हम शोषण करेंगे, दोहन करेंगे, तो ये समाप्य संसाधन भी हम इसको कह सकते हैं। समाप्य संसाधन की अगर हम बात करें आगे, तो वे संसाधन जो मनुष्य द्वारा नियंत्रित उपयोग किए जाते हैं और भविष्य में समाप्त हो सकते हैं, तो वो समाप्य संसाधन हैं। किसी प्रकार के, जैसे पिछले टॉपिक में मैंने बताया भी, तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे खनिजों का खनन को भी हम लुटेरा उद्योग के नाम से जानते हैं। इसको लुटेरा उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि हम इसको क्या, पृथ्वी के इस रिसोर्सेज को लूट रहे हैं, बड़ी मात्रा में इनका संशोधन जो है वो कर रहे हैं। तो भारत में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में भूगर्भ में खनिज हैं, जिसका हम सर्वेक्षण करके उनको प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद आता है जीवाश्म ईंधन भी, जिसमें जीवाश्म ईंधन जिसमें जैव पदार्थ से बने हैं, ये कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस भूगर्भ में काफ़ी मात्रा में हैं और उपयोग हम कर रहे हैं। यही भी एक समाप्य संसाधन नहीं है। उसके बाद समाप्य संसाधन की अगर हम बात करें, जो कभी समाप्त नहीं होता, भौतिक और यांत्रिक रासायनिक क्रियाओं के कारण उत्पन्न होता रहता है, असमाप्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, वायु है, जल ऊर्जा है, घास है, कृषि है। तो इस तरीके से वन्य प्राणी हैं, असमाप्य संसाधन हैं। सौर ऊर्जा की भी हम बड़ी मात्रा में सूर्य ताप की ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ये हमेशा ही स्थायी रूप से
हमारे लिए उपयोगी है और बनी रहेगी। समाप्य संसाधन नहीं है। दिन रात की अवधि लंबे समय तक तापक्रम में प्राप्त होता है। सूर्य किरणों के कोण के कारण तापक्रम में प्राप्त होता है। वायुमंडल की मोटाई के कारण एक उचित मात्रा में विषुवत रेखाओं प्रदेशों में ताप पहुँचता है। तो स्थल और जल का वितरण की अगर हम बात करें तो उस पर भी ताप पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से एयर की अगर हम बात करें तो यह भी असमाप्य संसाधन है, कभी समाप्त नहीं हो सकता। मानव पौधों जानवरों की तरह आवश्यक है ये भी। उसके बाद जल है। पृथ्वी पर असीमित मात्रा में जल है। ऐसा निःशुल्क उपहार है पृथ्वी का जो कभी समाप्त नहीं होगा और पूरे कार्यकलाप हम जल के बिना नहीं कर सकते। तो समुद्र, झीलों, नदियों में बहुत ज़्यादा जल विद्यमान है, जिसे जल चक्कर के माध्यम से क्या कर हम पुकारते हैं कि भी ये रिसाइक्लेबल भी है। उसके बाद संभाव्य संसाधनों की बात करें, किसी भी देश में उपलब्ध सभी प्रकार के जो शक्ति संसाधन हैं, जल संसाधन हैं, जल विद्युत है, तो वो सारे के सारे, दूसरे शब्दों में कहें कि यदि किसी देश की समूचे जल संसाधनों का विकसित कर दिया जाए तो अधिकतम मात्रा में जल विद्युत का उत्पादन हो सकेगा। जैसे पर्वतीय धरातल है कि भी पर्वतीय प्रदेशों में ऊंची भूमि के डाल पर जब नदियां जलप्रपात बनाती है तो वहाँ से भी हम जल विद्युत का निर्माण कर सकते हैं। भारी और सुवितरित वृष्टि, जिस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, नदियाँ हमेशा बहती हैं, तो वहाँ पर भी हम जलप्रपातों के माध्यम से जल विद्युत का निर्माण कर सकते हैं। बांध बना के भी हम जल विद्युत का जो है प्रयोग किया जा सकता है। तो विद्युत की पर्याप्त मांग के अकॉर्डिंग हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। और जल विद्युत उत्पादन की भौतिक दशाएं जो हैं प्राकृतिक प्रपातों पर निर्भर करती हैं कि जल प्रपात जो है, डैम जो हैं, वो कितने ज़्यादा प्रकृति के हैं और मानव निर्मित हैं। तो इस तरीके से काफ़ी जल की मात्रा खेतों में भी यूज होती है। पर्याप्त पूंजी अगर है तो हम बड़ी मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं जल विद्युत का। समीपस्थ क्षेत्र में कोयले और तेल के भंडार का अभाव होता है, जैसे नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और जापान में कोयले का, तेल का अभाव हो तो वो अत्यधिक मात्रा में जल विद्युत का विकास करता है। तो निकटवर्ती क्षेत्रों में सिंचाई योग्य भूमि भी कई बार समाप्त हो जाती है, या जहाँ पर हम जल विद्युत बनाते हैं तो उस क्षेत्रों में क्या हम करते हैं कि भी पानी जब इकट्ठा होता है तो उसको सिंचाई के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं। अफ्रीका के जायरे महाद्वीप में भी ये बेसिन जो हैं संभावित जल शक्ति का भंडार हैं। औद्योगिक पिछड़ेपन और पूंजी की तकनीक के अभाव में यहाँ पर विकास नहीं हो सका है, लेकिन जल विद्युत की उत्पादन यहाँ पर अब धीरे धीरे होने लगा है। एशिया की अगर हम बात करें तो हिमालय और निकटवर्ती क्षेत्र, जिसमें तिब्बत, नेपाल, भूटान या भारत के उत्तरी भाग है, जल के असीमित भंडार हैं। चीन, मंगोलिया, कोरिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, अफगानिस्तान की भी काफ़ी मात्रा में जल शक्ति का विकास किया जा सकता है। उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करें तो कनाडा, अमेरिका औद्योगिक क्षेत्र हैं, तो इस कारण से यहाँ पर भी जल विद्युत के काफ़ी भंडार हैं। इस तरीके से दक्षिणी अफ्रीका में भी जल के असीमित भंडार हैं। अंध महासागर में बड़ी मात्रा में जल बह जाता है, तो इसका प्रयोग करके हम पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं वहाँ की। उसके बाद यूरोप की बात करें तो जल शक्ति का 33% भाग विकसित हो चुका है। इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन में भी भारी मात्रा में हम जल शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऊर्जा के रूप में ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरीके का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी कम मात्रा में कम जनसंख्या है तो हम जल शक्ति का प्रयोग कम किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जल हमारे लिए बड़ी मात्रा में उपयोगी है, पावर सोर्सेज के रूप में भी और सामान्य सोर्सेज के भी रूप में। विकसित संसाधनों की अगर हम बात करें तो किसी भी देश के जल शक्ति संसाधनों का विकास से उत्पन्न होने वाले विकसित संसाधन हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे हम इन संसाधनों का विकास कर रहे हैं और औद्योगिक विकास का भी ये महत्वपूर्ण कारण है। उसके बाद आते हैं कृषि संसाधनों पर कि मानव की जो मूल आवश्यकताएं हैं वो भोजन, वस्त्र और आवास है। तो कृषि के बिना ये संभव नहीं है। उपजों के कारण हम कृषि की संज्ञा देते हैं कि जो चीज़ें हम उगाते हैं, खाद्यान्न प्रदान करते हैं और जीवित रहता है इंसान, तो कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, उद्योगों में भी हम प्रयोग करते हैं। तो भारत, चीन, बांग्लादेश की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, तो इस कारण से कृषि से प्राप्त कच्चे माल के उद्योगों पर हम सबसे ज़्यादा निर्भर हैं। तो खाद्य उपजे हैं जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा यहाँ पर होती हैं। पेय पदार्थ हैं कहवा, चाय, कोको, तंबाकू, ये पेय पदार्थ हैं। रेशेवाड़ी जिसमें पटसन है, कपास है, हेम्प्स है,
ये सारी की सारी महत्वपूर्ण है औद्योगिक उपजें हैं। व्यापारिक, जिसमें रबड़, तिलहन, मूंगफली, सोयाबीन आदि हैं जो व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग होती हैं। उसके बाद बात आती है कि फल और भाजी, मसाले वाली सब्जियां, चीज़ें जो कृषि की महत्वपूर्ण उपजें हैं। उसके बाद आती है पशुचारण संसाधन की बात स्टूडेंट्स। तो पशुचारण एक आज व्यापक व्यापार के रूप में है। दूध, मांस के लिए हम इसका, पुष्टिहार आहार के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो बड़े पैमाने पर विभिन्न देशों में, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, वेल्ड के जो घास के मैदान हैं उनमें, रूस, कनाडा में बड़े मात्रा में जानवरों का पालन किया जाता है। तो पशुचारण आज के रूप में व्यापारिक कृषि के रूप में भी ये किया जाता है। उसके बाद खनिज और औद्योगिक संसाधनों की अगर हम बात करें तो भूपटल पर विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं, जिसमें बर्तन, औजार, आभूषण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कांसा है, इस्पात है या खनिज आवश्यक है। तो बड़ी मात्रा में खनिज आवश्यक को हम शुद्ध धातु के रूप में प्रयोग किया जाता है, कहा भी जाता है। और पिघलाकर शुद्ध किया जाता है तो धात्विक खनिज ये बन जाता है। तो इसे कच्ची धातु के नाम से भी जानते हैं। तो औद्योगिक संसाधन है खनिज हमारे लिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, संसाधनों के संकल्पना संस्कृतिबद्ध है, व्याख्या करते हुए स्पष्ट करें कि भी खनन एक लुटेरा उद्योग है। कैसे? इतनी बड़ी मात्रा में हम खनन करते हैं हमारे विकास के लिए, जिसमें वायु, भूमि, वन, खनिज, शक्ति संसाधन है, तो ये काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन बड़ी मात्रा में उपयोग करने के कारण हम इसको लुटेरा उद्योग के रूप में जानते हैं। इस प्रकार से संसाधनों का विकास प्रकृति और मानव संस्कृति के संयोग पर निर्भर करता है। तो आर्थिक संसाधनों में हम मानव संसाधनों को बदल सकते हैं, वही उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से जिमरमैन ने भी कहा था कि संसाधन वे होते हैं जो मनुष्य के सहयोग से बनाए जाते हैं, हम उनका अति मात्रा में दोहन करके समाप्त नहीं कर सकते। तो इस तरीके से भारत में विभिन्न संसाधनों का उपयोग आज पूरा नहीं है। इकाइयाँ है जो औद्योगिक है वो गरीब हैं, ज़्यादा मात्रा में हम उत्पादन नहीं कर सकते। खनन एक लुटेरा उद्योग किस प्रकार से कहा जाता है कि भी खनिज पदार्थ संसार के मूल्यवान संसाधनों में से एक है और खनिज पदार्थ समाप्त हो जाने से विभिन्न जो संसाधन हैं सीमित हैं, बड़ी मात्रा में समाप्य संसाधन हैं, खान खोद कर प्रकृति का हम अपहरण कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भविष्य में पृथ्वी के खनिज भारी मात्रा में कमी हो जाएगी, तो इसे हम लुटेरा उद्योग के रूप में जानते हैं। उसके बाद संसाधनों की अगर हम बात करें, संरक्षण बहुत ज़रूरी है क्योंकि वातावरण के उपयोगी तत्वों को ही हम प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं। और अति मात्रा में अगर हम दोहन करेंगे तो आने वाली जो हमारी प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो जाएंगी। और इस तरीके से ज़रूरत है कि हमें बड़ी मात्रा में हमें संसाधनों का जो है कंजर्वेशन किया जाए। इसके बाद आती है तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि आवश्यक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, प्राकृतिक संसाधनों का और संसाधन संरक्षण महत्व बताते हुए विभिन्न उपायों का वर्णन करें। कि भी संसाधनों का संरक्षण, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों की हम तेज गति से प्रयोग कर रहे हैं, तो संसाधनों की कमी होना भी लाजमी है। तो इस तरीके से मानव की क्रियाओं पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए संसाधनों का संरक्षण है आवश्यक है। और आवश्यकता क्यों है संरक्षण की, कि मानव की आवश्यकता कम थी और वनस्पति और पशुओं पर निर्भर करता था। बड़े पैमाने पर हम अब इसका दोहन कर रहे हैं, उत्पादन की मांग बढ़ रही है कि संसाधन एक न एक दिन समाप्त हो जाएं, तो इस तरीके से संरक्षण की आवश्यकता भी है। तो चरम सीमा पर हमारा उत्पादन पहुंच चुका है, हम बड़ी मात्रा में दोहन कर रहे हैं, तो इस तरीके से भूमि का जल स्तर भी नीचे जा रहा है, खदानों में कमी हो रही है, उत्पादन ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें सीमित आधार पर होनी चाहिए। महत्व क्या है संसाधनों के संरक्षण का, कि भी महत्वपूर्ण ज़रूरी है क्योंकि आर्थिक क्रियाओं इन साधनों पर निर्भर करती है। सबसे ज़्यादा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जल, जीवन, मिट्टी, वायु आदि हम संसाधनों का उचित प्रयोग पर निर्भर करता है। तो भविष्य कैसा है कि भी संरक्षण समस्त मानव जाति के लिए चिंता का विषय है और अंधाधुन प्रयोग भय उत्पन्न हो रहा है कि भी भविष्य में ये सारे जैसे तेल है, कोयला, खनिज है, समाप्त न हो जाएं, तो फिर किस प्रकार से हमारी आर्थिक गतिविधियाँ चलेंगी,
किस प्रकार से हम विकास कर पाएंगे, आने वाली जो नस्लें हैं वो धीरे धीरे इनके अभाव में समाप्त हो जाएंगी। तो इस तरीके से मानव सभ्यता को जीवित रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों की निर्भरता को कम करना जरूरी है, इसके विकल्प ढूंढे जाएं। तो वास्तव में ही निर्मित संसाधन जो हैं, जो भविष्य में किसी देश की संपत्ति बनेंगे, तो संरक्षण बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं भी संरक्षण हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3 क्वेश्चन आज हो गए स्टूडेंट्स, इन्हीं को आप रिवाइज कीजिएगा। अगले क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही।